तो आज हम बात करेंगे भारतीय कॉमिक्स के एक आइकॉनिक हीरो नागराज की और उसकी एक ऐसी कहानी की जहां हीरो की मौत कहानी का अंत नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े और भयानक इंतकाम की शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं इस पूरे बदले की कहानी को। एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, जब कोई सुपर हीरो जो अच्छाई का सिंबल है वो मारा जाता है तो क्या होता है? दुनिया पर क्या असर पड़ता है? जवाब तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? विलेंस, उसके दुश्मन, वो जश्न मनाते हैं। उन्हें लगता है बस अब रास्ता साफ है। दुनिया पर राज करने का उनका सपना अब पूरा होकर ही रहेगा। पर नागराज की दुनिया में कहानी यहीं से पलट जाती है। इस हीरो के लिए मौत कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये तो दुश्मनों से लिए जाने वाले एक जबरदस्त बदले की शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े धमाके से। इंटरनेशनल टेररिस्ट है बुलडॉग और वो नागराज को एक खतरनाक बमबारी में फंसा लेता है। हर तरफ बस धुआं और मलबा। बुलडॉग को पूरा यकीन है कि उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन बुलडॉग एक बहुत बड़ी चीज भूल गया था। नागराज की सबसे खतरनाक पावर, टेलीपैथी, मतलब मन की शक्ति से दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने की काबिलियत। यही नागराज का सीक्रेट वेपन था और इसी ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। और अब देखिए नागराज का मास्टर प्लान। मलबे में दबा होने के बावजूद उसने अपनी मौत का एक परफेक्ट ड्रामा रचा। स्टेप 1, टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ऑटोप्सी कर रहे डॉक्टर के दिमाग पर कब्जा कर लिया। स्टेप 2, उसी डॉक्टर से अपनी मौत की एक नकली रिपोर्ट बनवाई जिसमें लिखा था नागराज ऑफिशियली मर चुका है। और आखिरी चाल, डॉक्टर से बुलडॉग को ये यकीन दिलवाया कि नागराज की बॉडी इतनी जहरीली है कि उसे नदी में फेंकना ही सबसे सही होगा। और खेल खत्म, नागराज आजाद था। तो एक तरफ नागराज अपनी वापसी की प्लानिंग कर रहा था और दूसरी तरफ कंपानी नाम के एक छोटे से देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। और इस बार बुलडॉग अकेला नहीं था, उसके साथ था एक नया और उससे भी ज्यादा चालाक पार्टनर। इस साजिश के दो मेन खिलाड़ी थे। एक तरफ बुलडॉग, जो कंपनी में अपने ड्रग्स और हथियारों के बिजनेस को फैलाना चाहता था, और दूसरी तरफ था खुद कंपनी का प्राइम मिनिस्टर किलोल, जिसकी नजर राजा के तख्त पर थी। दोनों के मकसद अलग अलग थे, लेकिन रास्ते का कांटा एक ही था, नागराज। और उन्हें लग रहा था कि वो कांटा अब हट चुका है। नागराज जब लौटा तो उसने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो एक साये की तरह लौटा और चुपचाप उन लोगों की मदद करने लगा जिन्हें सिस्टम भूल चुका था। अब वो सिर्फ हीरो नहीं था, बल्कि बेसहारा लोगों के लिए एक चलता फिरता इंसाफ था। उसकी वापसी का पहला सबूत तब मिला जब उसने एक बस्ती के गुंडे कामरू का सामना किया। ये कामरू लड़कियों को परेशान करता था। नागराज ने न सिर्फ एक लड़की की जान बचाई, बल्कि कामरू का किस्सा ही खत्म कर दिया ताकि पूरी बस्ती उसके आतंक से आजाद हो सके। अब कामरू जैसे एक मामूली गुंडे की मौत की खबर जब प्राइम मिनिस्टर किलोल तक पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। उसे शक हुआ कि कहीं नागराज जिंदा तो नहीं है। और बस इसी शक के साथ शुरू हुआ नागराज को पकड़ने के लिए जानलेवा जालों का एक खतरनाक सिलसिला। और अब सिचुएशन की आयरनी देखिए। जो नागराज कंपनी को बचाना चाहता है, उसी कंपनी की सरकार और सेना अब उसके पीछे पड़ गई थी। नागराज एक भगोड़ा बन चुका था और प्राइम मिनिस्टर किलोल ने उसे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। पहला जाल बिछाया गया नागराज की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाकर, और वो थी उसकी अच्छाई। एक जासूस, एक बेचारे लाचार बाप का नाटक करके नागराज के पास पहुंचा और उसने अपनी बेटियों को बचाने के लिए ऐसी कहानी सुनाई कि नागराज का दिल पिघल गया। लेकिन ये सब एक धोखा था। उस बेचारे बाप ने एक खुफिया कैमरे से नागराज की फोटो खींचकर प्राइम मिनिस्टर किलोल को भेज दी। अब ये शक नहीं रहा, ये कंफर्म हो चुका था, नागराज जिंदा है। जब जासूसी वाला प्लान फेल हो गया तो किलोल ने अपना अगला और ज्यादा खतरनाक पत्ता फेंका। उसने भेजा एक विष कन्या को, मतलब एक ऐसी कातिल जिसका पूरा शरीर ही जहर से बना हो, जिसका सिर्फ एक टच किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। मोनी नाम की इस विष कन्या ने भी एक बेसहारा लड़की होने का नाटक किया। वो नागराज के पास पहुंच भी गई, पर उसे एक बात नहीं पता थी कि नागराज के शरीर में हजारों सांपों का जहर है, जो उसे दुनिया के हर जहर से बचाता है। मोनी का जहर उस पर बेअसर था। नतीजा, कातिल खुद ही शिकार बन गई।
देखिए, अब तक नागराज सिर्फ दुश्मनों के हमलों पर रिएक्ट कर रहा था, लेकिन अब खेल बदलने का टाइम आ गया था। अब नागराज खुद अपनी चाल चलने वाला था। अब शिकार शिकारी बनने वाला था और गद्दारों पर पासा पलटने का वक्त आ चुका था। इस बीच किलोल और बुलडॉग ने मिलकर एक बहुत बड़ा पब्लिक ड्रामा प्लान किया। प्लान ये था, किलोल बुलडॉग को एक विदेशी दुश्मन बताएगा, फिर नागराज को बुलाकर एक नकली लड़ाई में उससे बुलडॉग को हरवाएगा। इससे होगा ये कि जनता की नज़रों में किलोल हीरो बन जाएगा और हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। विलेंस को यह पता ही नहीं था कि वो जिसे अपनी कठपुतली समझ रहे हैं, उसकी डोर असल में किसी और के हाथ में है। जी हां, नागराज अपनी सम्मोहन शक्ति से प्रधानमंत्री किलोल को पहले ही अपने वश में कर चुका था। मतलब ये जो पूरा प्लान बन रहा था, वो किलोल का नहीं बल्कि अब नागराज का प्लान था। और अब वक्त था ग्रैंड फिनाले का। कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी थी। नागराज ने किलोल के ही प्लान को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए वो सीधे शाही दरबार में पहुंच गया। राजा और नागराज दोनों जादूगरों का भेष बदलकर दरबार में पहुंचे और फिर ठीक सही मौके पर नागराज ने अपना सबसे बड़ा मैजिक ट्रिक दिखाया। उसने राजा के खास मेहमान के चेहरे से नकाब खींचा और सबके सामने कौन था? टेररिस्ट बुलडॉग। बस एक ही पल में प्रधानमंत्री किलोल और बुलडॉग की पूरी साजिश राजा और पूरी प्रजा के सामने आ गई। उनका खेल खत्म हो चुका था। जैसे ही सच्चाई सामने आई, किलोल के धोखेबाज गार्ड्स ने राजा पर हमला बोल दिया। लेकिन तभी एक वफादार सिपाही अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसके एक बलिदान ने राजा की जान बचाई और इंसाफ की जीत पक्की कर दी। तो आखिर में हम ये देखते हैं कि नागराज का बदला सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि न्याय को वापस उसकी जगह पे लाना था। उसका मकसद कंबानी में फिर से शांति कायम करना था। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। बदला और इंसाफ के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर क्या है? क्या बदला लेना हमेशा ही गलत होता है, या जब वो इंसाफ कायम करने के लिए हो तो क्या वो जायज़ बन जाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।